जीत का जश्न। जी हाँ दोस्तों, ये किताब है महान विचारक और लेखिका लुइस एल्हे द्वारा लिखित द पावर इज विद इन यू का हिंदी अनुवाद। इस किताब के भाग 1 के अध्याय 3 का आज हम शुभारंभ करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है आप द्वारा बोले जाने वाले शब्दों की शक्ति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड है। ये एपिसोड आप ज़रूर सुनना। इन विचारों को अपने जीवन में उतार कर आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप जो कुछ भी जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, प्रतिदिन स्वयं से उसकी घोषणा कीजिए। इसकी इस तरह घोषणा कीजिए मानो वह चीज़ तुम्हारे पास है। मन का नियम। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ऐसे ही कई अन्य भौतिक नियम हैं, जैसे भौतिक शास्त्र, विद्युत, जिनमें से अधिकतर मुझे समझ में नहीं आते। कारण और परिणाम के नियम की तरह कुछ आध्यात्मिक नियम भी हैं। मन का भी एक नियम है। ये कैसे कार्य करता है यह तो मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल उसी तरह जैसे मुझे विद्युत का नियम नहीं मालूम। मुझे केवल इतना पता है कि जब मैं स्विच दबाती हूँ तो बिजली जल जाती है। मेरा मानना है कि जब हम किसी बात को सोचते हैं या जब हम किसी शब्द या वाक्य को बोलते हैं, एक तरह से वह हमसे बाहर निकलकर मन के नियम में प्रवेश करता है और वापस हमारे पास बतौर अनुभव के लौट आता है। अब हम मानसिक व शारीरिक के बीच सहसंबंध के अध्ययन की शुरुआत कर रहे हैं। अब हम ये समझना शुरू करने जा रहे हैं कि मन कैसे कार्य करता है और हमारे विचार रचनात्मक होते हैं। हमारे विचार बहुत द्रुत गति से हमारे मन से होकर गुजरते हैं, इसीलिए पहले पल उन्हें एक आकार देना मुश्किल होता है। दूसरी ओर हमारे मन की गति अपेक्षाकृत कम होती है, इसलिए हम अपनी बात को कहते हुए सुनकर उसका संपादन करना शुरू कर देते हैं और नकारात्मक बातें अपनी जुबान से नहीं निकलने देते। फिर हम अपने विचारों को एक आकार दे सकते हैं। हमारे बोले जाने वाले शब्द अति शक्तिशाली होते हैं और हम में से कई तो इस बात के प्रति भी सजग नहीं हैं कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं। हम अपने जीवन में जो भी निरंतर निर्मित करते हैं, आइए उनकी नींव के रूप में प्रयोग होने वाले शब्दों पर विचार करें। हर वक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं, फिर भी हम जो कहते हैं या जिस तरह कहते हैं उस पर बहुत कम विचार करते हैं। हम अपने शब्दों के चुनाव में बहुत कम ध्यान देते हैं। वस्तुतः हम में से अधिकतर नकारात्मक बातें ही बोलते हैं। बचपन में हमें व्याकरण, ग्रामर पढ़ाया जाता था। हमें व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्दों का चयन या प्रयोग करना सिखाया जाता था। किंतु मैंने ये सदा पाया है कि व्याकरण के नियम लगातार बदलते हैं। परिणाम स्वरूप कोई बात जो कभी सही थी वह दूसरे समय गलत हो जाती है, या इसके विपरीत जो भी गलत थी वह दूसरे समय सही हो जाती है। जो भूतकाल में एक क्षेत्रीय प्रयोग माना जाता था वह वर्तमान में एक आम प्रयोग हो गया है। फिर भी व्याकरण का शब्दों के अर्थ से और उनका हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी ओर स्कूल में मुझे ये नहीं सिखाया गया था कि जीवन में मुझे जो अनुभव होगा उससे मेरे शब्दों की पसंद का कोई तादात्म्य है। मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि मेरे विचार रचनात्मक थे या वे मेरे जीवन को एक आकार दे सकते हैं। मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि जो कुछ भी मैं शब्दों के रूप में व्यक्त करती हूँ वे अनुभव के रूप में मुझ तक लौट आते हैं। गोल्डन रूल का उद्देश्य हमें ये प्रकट करना था कि दूसरों के साथ वही करो जो आप स्वयं के साथ करते हो। आप जो व्यक्त करते हैं वह आपके पास वापस आता है। इसका मतलब अपराध उत्पन्न करने से कभी नहीं था। मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि मैं प्रेम करने योग्य थी या मैं अच्छाई के लायक थी, और मुझे ये भी किसी ने नहीं बतलाया कि जीवन मेरा साथ देने के लिए यही मौजूद है। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तब प्रायः एक दूसरे को कठोर व दुखी करने वाले नामों से बुलाते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। लेकिन हम ऐसा क्यों करते थे? ऐसे व्यवहार हम कहाँ सीखते थे? हमें जो पढ़ाया जाता था उसकी तरफ नज़र डालिए। हम में से अनेक को बार बार अपने माता पिता के द्वारा कहा जाता था कि हम मूर्ख, गूंगे या सुस्त है। हम एक परेशानी बने हुए थे। कई बार हम अपने माता पिता को कहते सुनते हैं कि हम पैदा ही क्यों हो गए। शायद हम में से कई इन बातों को सुनकर दुखी हो जाते थे, लेकिन हमने कभी ये महसूस नहीं किया कि ये दुख और दर्द हम में कितने गहरे समा गए हैं। स्वयं से बात को बदलना। प्रायः हम अपने माता पिता द्वारा दिए गए प्रारंभिक संदेशों को स्वीकार कर लेते थे। हम उन्हें कहते हुए सुनते थे, अपना कमरा साफ करो, दूध पियो, अपना बिस्तर ठीक करो ताकि आपको प्रेम मिल सके।
आपके मन में ये बात आ गई कि आप जब कुछ निश्चित करेंगे तभी आप स्वीकार किए जाने लायक होंगे। ये स्वीकृति व प्रेम शर्त युक्त थे, किंतु ये किसी बात से उपयुक्त होने को लेकर किसी की सोच से जुड़ा था, लेकिन इसका आपके गहरे अंतर की स्वयोग्यता से कोई तादात्म्य नहीं था। मन में ये विचार बैठ गया कि आपका अस्तित्व तभी है जब आप औरों को खुश करने के लिए ये काम करें, वरना तुम्हें अस्तित्व में रहने की अनुमति भी नहीं है। स्ववार्ता से मेरा तात्पर्य इन्हीं प्रारंभिक संदेशों से है। जिस तरह से हम स्वयं से बात करते हैं, हमारा अपने अंदर ही स्वयं से वार्तालाप करने का तरीका सचमुच अहम होता है, क्योंकि यही हमारे द्वारा बोले जाने वाले शब्दों का आधार होता है। यह एक ऐसा मानसिक वातावरण तैयार करता है जिसमें हम कार्य करते हैं और जो हमारे अनुभवों के प्रति हमें आकर्षित करता है। यदि हम स्वयं को तुच्छ समझते हैं या छोटा मान लेते हैं तो हमारे लिए जीवन का अर्थ बहुत सीमित या तुच्छ होकर रह जाता है। यदि हम स्वयं को प्रेम करते हैं और स्वयं को सराहते हैं तो जीवन एक आश्चर्यजनक खुशी का उपहार हो सकता है। यदि हमारा जीवन दुखों से भरा है या फिर यदि हम स्वयं में पूर्णता महसूस नहीं कर रहे हैं तो हमारे द्वारा अपने माता पिता या किसी और पर दोष मढ़ना तथा कहना कि ये सब उनकी वजह से है बड़ा सरल हो जाता है। किंतु यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने उन्हीं हालात, उन्हीं समस्याओं और उन्हीं कुंठाओं में ही चिपके रह जाते हैं। दोषारोपण के शब्दों से हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती है। याद रखिए, हमारे शब्दों में शक्ति होती है और हमारी शक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने से आती है। मैं जानती हूँ कि अपने जीवन के प्रति उत्तरदायी होना बड़ा विचित्र लगता है, लेकिन अपने जीवन के प्रति हम जिम्मेदार तो है ही, चाहे इसे हम स्वीकार करें या न करें। यदि हम अपने जीवन के प्रति उत्तरदायी होना चाहते हैं तो हमें अपनी ज़ुबान के प्रति भी उत्तरदायी होना होगा। हमारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द या वाक्यांश हमारे विचारों के विस्तार है। जो आप कहते हैं उसे सुनना प्रारंभ कीजिए। यदि आप नकारात्मक और तुच्छ लगने वाली बातों को सुनते हैं तो उन्हें बदल दीजिए। यदि मैं एक नकारात्मक कहानी सुनती हूँ तो हर किसी से उसे दोहराती नहीं रहूंगी। मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है और इसे जाने दो। यदि मैं एक सकारात्मक कहानी सुनती हूँ तो उसे सभी को बताती हूँ। जब आप दूसरे लोगों के साथ हो तो वे जो कहते हैं उसे सुनना शुरू कीजिए। अब देखिए कि जो वे कह रहे हैं और जो वे महसूस कर रहे हैं, उन दोनों बातों के बीच कोई संबंध आप स्थापित कर पाते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में चाहिए से ही जुड़े रहते हैं। चाहिए एक ऐसा शब्द है जो मेरे कानों को बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि जब भी मैं इसे सुनती हूँ तो ऐसा लगता है मानो घंटी बज रही हो। प्रायः मैंने पाया है कि लोग एक पैराग्राफ में दर्जनों चाहिए का प्रयोग करते हैं। उन्हीं लोगों को देखकर बड़ा ताज्जुब होता है कि उनका जीवन इतना कठोर क्यों है और क्यों वे अपने हालात से बाहर नहीं निकल पाते। वे कई ऐसी बातों पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण करना चाहते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। वे या तो स्वयं को गलत ठहरा रहे होते हैं या दूसरों को, और फिर वे प्रश्न करते हैं कि वे स्वतंत्रता का जीवन क्यों नहीं जी पा रहे हैं। हमें अपने शब्दकोश और अपनी सोच से पड़ता है कि अभिव्यक्ति दूर करनी होगी। ऐसा करने से हम स्वयं द्वारा अपने ऊपर लादे गए बहुत से बोझ से स्वयं को आज़ाद कर लेंगे। मुझे काम पर जाना पड़ता है, मुझे ये करना पड़ता है, मुझे वह करना पड़ता है इत्यादि बोलकर हम भारी दबाव पैदा कर लेते हैं। इसकी जगह आइए पसंद करता हूँ या चुनता हूँ का प्रयोग करें। मैं काम पर जाना पसंद करता हूँ क्योंकि इससे मुझे भुगतान प्राप्त होता है। पसंद करता या चुनता हूँ से हमारे जीवन में एक भिन्न परिदृश्य निर्मित हो जाता है। हर काम जो हम करते हैं वह हम अपनी पसंद से करते हैं, भले ही हमें ऐसा प्रतीत न हो। हम में से कई लेकिन शब्द का प्रयोग भी करते हैं। हम अपनी कोई बात कहते हैं, फिर हम लेकिन कहते हैं, जो हमें दो अलग अलग दिशाओं में ले जाता है। हम अपने आप को द्वंद्व युक्त संदेश देते हैं। अगली बार जब आप लेकिन शब्द का प्रयोग करें तो सुनकर देखिए कि आप कैसे इसका प्रयोग करते हैं। अगली अभिव्यक्ति जिस पर हमें विचार करना है वह है मत भूलो। हम ऐसा कहने के आदी होते हैं, ये मत भूलो, वह मत भूलो, और होता क्या है, हम भूल जाते हैं। यकीनन हम याद रखना चाहते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। इसलिए हम मत भूलो के स्थान पर याद रखो का प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। जब आप सोकर उठते हैं तो क्या आप इस बात को कोसते हैं कि आपको काम पर जाना पड़ता है? क्या आप मौसम को कोसते हैं? क्या आप इस बात पर चिड़चिड़ाते हैं कि आपका सिर या पीठ दुख रही है? वह दूसरी या तीसरी बात क्या है जिसे आप सोचते हैं? क्या आप बच्चों को उठाने के लिए चीखते चिल्लाते हैं?
अधिकतर लोग हर दिन सुबह एक ही तरह की बात कहते हैं। आप जो कहते हैं उससे आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है? क्या वह सकारात्मक, खुशहाल या आश्चर्यजनक है, या यह शिकायत भरा, सीज युक्त और निंदा से युक्त है? यदि आप चिड़चिड़ाते हैं, शिकायत करते हैं या रोना रोते हैं तो आप ऐसे ही दिन के लिए स्वयं को तैयार कर रहे होते हैं। सोने जाने के पहले आपके अंतिम विचार क्या होते हैं? क्या वे शक्तिशाली एवं समस्याओं से निजात दिलाने वाले होते हैं या गरीबी की चिंता वाले विचार होते हैं? जब मैं गरीबी के विचारों की बात करती हूँ तो इससे मेरा आशय पैसे के अभाव से नहीं है। यह आपके जीवन के किसी भी पहलू पर नकारात्मक सोच से जुड़ा हो सकता है। आपके जीवन का कोई भी हिस्सा जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्ववान नहीं है। क्या आपको कल की चिंता होती है? सामान्यतः सोने के पहले मैं कुछ सकारात्मक बातों को पढ़ती हूँ। मैं जानती हूँ कि सोते समय मैं मन के बहुत बहुत कचरों की सफाई कर रही होती हूँ, जो मुझे अगले दिन के लिए तैयार करता है। मेरे सामने जो भी समस्याएं या सवाल होते हैं उनके लिए मैं अपने सपनों की दुनिया में चली जाती हूँ। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, मेरे सपने उनका ख्याल रखेंगे। मैं ऐसे एकमात्र व्यक्ति हूँ जो अपने मन में सोचती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने मन में सोचते हैं। कोई भी हमें अलग ढंग से सोचने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। हम ही अपने विचारों को चुनते हैं और यही हमारी स्ववार्ता के आधार होते हैं। जब मैंने महसूस किया कि यह प्रक्रिया मेरे अपने जीवन में कैसे और ज़्यादा कारगर हुई, तो जो मैं दूसरों को सिखाती हूँ उसे मैंने अपने जीवन में उतना ही अधिक उतारना शुरू कर दिया और मैंने पूर्ण न होने के लिए स्वयं को क्षमा कर दिया। मैंने अपने आप को जो मैं स्वयं हूँ वही होने दिया, न कि एक ऐसा महामानव बनाने की जिद्दोजहद की जो दूसरों की नज़र में स्वीकार्य हो। मैंने पहली बार जीवन पर भरोसा करना और दुनिया को मित्रवत स्थान समझना शुरू किया। मेरे हंसी मजाक किसी को कष्ट या पीड़ा देने के बजाय मज़ेदार होने लगे। मैंने स्वयं के और दूसरों के प्रति भी आलोचना व पूर्वाग्रह को बाहर निकालना शुरू कर दिया। मैंने दुख भरी कहानियां बताना बंद कर दिया। किसी बुरी खबर को हम बड़ी तत्परता से फैलाते हैं। बड़ी विचित्र बात है, मैंने समाचार पत्र पढ़ना और रात 11 बजे समाचार टीवी पर देखना बंद कर दिया, क्योंकि सभी खबरें दुख, तकलीफ व हिंसा से भरी होती है। मैंने महसूस किया कि अधिकतर लोग अच्छे देखना पसंद नहीं करते, उन्हें बुरी खबरें सुनना पसंद है ताकि उन्हें कुछ शिकायत करने का मौका मिल सके। हमें से कई नकारात्मक बातों को तब तक बताते दोहराते रहते हैं जब तक हम ये न मानने लग जाए कि दुनिया बहुत बुरी है। उदाहरण के लिए, एक ऐसा रेडियो स्टेशन था जहाँ से अच्छी खबरें ही प्रसारित होती थी, उसे बंद करना पड़ गया था। जब मुझे कैंसर हुआ तो मैंने गप्पे लड़ाना बंद करने की ठानी और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि फिर मेरे पास किसी से कुछ कहने के लिए रह ही नहीं गया। मैं ये जान गई कि जब कभी भी मुझसे कोई मित्र मिलता, मैं झट से उसके साथ किसी नई बकवास पर बातें करना शुरू कर देती। अंततः मुझे मालूम हुआ कि बात के कुछ और माध्यम भी थे। हालांकि पहले की आदत से निजात पाना ज़रा मुश्किल था, लेकिन भी मैं दूसरों के विषय में ही बातें किया करती थी। लेकिन दूसरे लोग शायद मेरे विषय में बातें किया करते थे, क्योंकि जो हम देते हैं वही तो हमें मिलता है। जब मैं लोगों से ज़्यादा जुड़ती गई तो वास्तव में मैंने उनकी बातें सुननी शुरू की। अब वे जो कहते हैं थे, मैंने वह सुनना शुरू किया। मैं उनके शब्दों पर ध्यान देने लगी। सामान्यतया किसी क्लाइंट से 10 मिनट बात करने के बाद मैं यकीनन उसकी समस्याओं की वजह बता सकती थी, क्योंकि उसके द्वारा प्रयोग किए जा रहे शब्दों को मैं सुन रही होती थी। उसके बात करने के अंदाज से ही उसे समझ सकती थी। मैं जान गई कि उसके शब्द ही उसकी समस्या के कारण हैं। यदि वह नकारात्मक तरीके से बात कर रहा था तो कल्पना कीजिए कि उसकी स्ववार्ता किस तरह की होगी। ये बिल्कुल वैसी ही होगी जिसे मैं गरीबी की सोच कहती हूँ। एक अभ्यास मैं आपको करने के लिए सुझाती हूँ। आप अपने टेलीफोन के बगल में एक टेप रिकॉर्डर रख लीजिए और जब भी आप किसी को कॉल करें या किसी कॉल का जवाब दें तो रिकॉर्ड बटन को चालू कर दें। जब टेप दोनों ओर भर जाए तो जो आपने कहा और कैसे कहा उसे सुनिए। शायद आप चौंक जाएंगे। आप अपने द्वारा प्रयोग किए जा रहे शब्दों और अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव को सुनने लगेंगे। आप सजग होने लग जाएंगे। यदि आप किसी बात को 3 या 3 से अधिक बार कहते हुए सुनते हैं तो उसे लिख लीजिए, क्योंकि यही आपका तरीका है। कुछ तरीके से सकारात्मक व सहयोगी हो सकते हैं तो कुछ काफ़ी नकारात्मक हो सकते हैं, जिसे आप
लगातार बार बार दोहराते हुए रह सकते हैं। अर्धचेतन मन की शक्ति जो मैं कहती रही हूँ, उस संदर्भ में मनुष्य के अर्धचेतन मन की शक्ति पर बात करना चाहती हूँ। हमारा अर्धचेतन मन कोई निर्णय नहीं करता, बल्कि जैसा हम कहते हैं ये उसे स्वीकार करता है और हमारे विश्वास के अनुकूल वह सब कुछ निर्मित करता है। वह हमेशा हाँ कहता है। हमारा अर्धचेतन मन जो इतना प्यार करता है कि जो भी हम कहते हैं वह हमें प्रदान करता है। हालांकि पसंद का विकल्प हमारा अपना होता है। यदि हम गरीबी की सोच को चुनते हैं तो ये मान लेता है कि हमें यही चाहिए। यह हमारे लिए तब तक गरीबी की स्थितियां निर्मित करता रहता है जब तक हम अपने विचारों, शब्दों और विश्वास को बेहतर स्थिति की दिशा में बदल न दें। हम कभी भी एक ही परिस्थिति में फंसे नहीं रहते, क्योंकि हम पुनः चुनाव कर सकते हैं। ऐसे करोड़ों विचार होते हैं जिनसे हम अपने लिए कुछ चुन सकते हैं। हमारे अर्धचेतन मन को सही गलत का ज्ञान नहीं होता। यह तो हमारी स्ववार्ता को चुन लेता है और हम उसी के अनुरूप महसूस करने लगते हैं। यदि आप कोई बात कई बार दोहराते हैं तो यह आपके अर्धचेतन मन में एक मान्यता बन जाती है। अर्धचेतन मन की अपनी कोई मनोवृत्ति नहीं होती और आपके लिए इस अवधारणा को जानना व समझना ज़रूरी है। आप मजाक में भी कोई बात स्वयं के बारे में सोचकर ये नहीं मान सकते कि यह आपसे संबंधित नहीं है। भले ही आप हंसी मजाक में कोई बात स्वयं के बारे में कहते हैं, लेकिन आपका अर्धचेतन मन उसे यथावत स्वीकार कर लेता है। मैं अपनी कार्यशाला के दौरान लोगों को मजाक में भी स्वयं के बारे में कोई असंबद्ध बात कहने नहीं देती। इसलिए अपने विषय में हंसी मजाक में भी कुछ नकारात्मक न कहे, क्योंकि उससे आपके लिए अच्छे अनुभव निर्मित नहीं हो सकते। दूसरों को भी कम मत आंको। आपका अर्धचेतन मन आपके और दूसरे लोगों के बीच कोई भेद नहीं करता है। अगली बार जब आप किसी की आलोचना करें तो स्वयं से पूछें कि आप अपने बारे में ऐसा क्यों महसूस करते हैं। किसी की आलोचना करने के बदले उसकी प्रशंसा कीजिए और महीने भर के अंदर आप स्वयं में एक बड़ा परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। हमारे शब्द वास्तव में हमारे दृष्टिकोण होते हैं। कभी अकेले रहने वाले दुखी, गरीब और बीमार लोगों की बातें सुनिए। वे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने स्वयं के लिए सत्य के रूप में क्या स्वीकार किया है। वे स्वयं की किस तरह व्याख्या करते हैं। वे अपने काम, अपने जीवन, अपने संबंधों को किस तरह वर्णित करते हैं। उन्हें किस बात की प्रतीक्षा रहती है। उनके शब्दों पर ध्यान दीजिए, लेकिन लोगों को ये मत बताते रहिए कि वे अपनी बातों के अनुरूप अपना जीवन जी रहे हैं। अपने परिवार या मित्रों के बीच भी इन बातों का जिक्र मत कीजिए, क्योंकि इन बातों को सराहा तो जाएगा नहीं। यदि आप अपनी बात करने का अंदाज बदल देते हैं तो आपके अनुभव भी बदल जाएंगे। यदि आप एक बीमार व्यक्ति के साथ हैं जो मानता है कि उसकी बीमारी घातक है और वह मरने वाला है, इसी तरह वह मानता है कि जिंदगी बेकार है क्योंकि कुछ तो अच्छा होता नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी तकलीफ की वजह क्या है। आप अपने जीवन की नकारात्मक अवधारणाओं को छोड़कर उनसे निजात पा सकते हैं। स्वयं के विषय में कहना शुरू कीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रेम पाने के योग्य है और आप स्वस्थ हो सकते हैं। साथ ही शारीरिक स्तर पर आपके स्वस्थ होने के लिए जो ज़रूरी है, आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आप ये जानिए कि आप स्वस्थ होने के इच्छुक हैं। कई लोग तभी सुरक्षित महसूस करते हैं जब वे बीमार होते हैं। वे सामान्यतः इस तरह के लोगों की श्रेणी में आते हैं जिन्हें नहीं शब्द कहते हुए कठिनाई महसूस होती है। मैं इतना बीमार हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकता, एक पक्का बहाना है। अपनी एक कार्यशाला में आने वाली एक ऐसी महिला की मुझे याद है जो कैंसर के 3 ऑपरेशन झेल चुकी थी। वह किसी को भी नहीं कह सकती थी। उसके पिता डॉक्टर थे और वह अपने पिता की चहेती थी, इसलिए उसके पिता जो भी कहते वह करती थी। उसके लिए नहीं कहना असंभव था। आप उससे चाहे जो भी कहे वह हाँ ही कहेगी। उससे पूरी ताकत से चीख कर नहीं कहलवाने में मुझे 4 दिन लगे। नहीं नहीं नहीं, उसने मुट्ठी भींच कर कहना शुरू कर दिया। एक बार उसने इसे समझ लिया तो उसे यह अच्छा लगने लगा। मैं ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित कई औरतों को जानती हूँ कि वे नहीं कह सकती। वे स्वयं को छोड़कर बाकी सभी का पोषण करती थी। ऐसी ही ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित एक महिला को मैंने इस बात की सलाह दी थी कि उसे यह कहना सीखना होगा, नहीं, मैं इसे नहीं करना चाहती। नहीं, किसी अवांछनीय बात या स्थिति को 2-3 महीने न कहने पर वह बदलने लगती है।
उसे कुछ इस तरह स्वयं के पोषण हेतु कहने की ज़रूरत थी, मैं अपने लिए वही चाहती हूँ जो मुझे पसंद है, वह नहीं जो मुझे पसंद नहीं है। जब मैं निजी तौर पर क्लाइंट से व्यवहार करती थी तो प्रायः पाती कि वे अपनी सीमाओं का हवाला देकर मुझसे तर्क किया करती थी, और वे प्रायः मुझे यही बताना चाहती थी कि क्यों किसी न किसी कारण से वे समस्या से निजात नहीं पा सकती थी। यदि हम मानते हैं कि हम समस्याग्रस्त हैं तो हम समस्याग्रस्त ही है। हम अपनी नकारात्मक सोच के कारण समस्याग्रस्त बने रहते हैं, क्योंकि हमारे नकारात्मक विश्वास फलीभूत हो रहे होते हैं। ऐसा करने के बदले आइए अपनी शक्ति या सामर्थ्य पर ध्यान केंद्रित करें। आप में से कई लोग मुझे बताते हैं कि मेरे टेप ने आपके जीवन की रक्षा की। मैं आपको महसूस कराना चाहती हूँ कि कोई भी पुस्तक या टेप आपकी रक्षा नहीं कर सकता। प्लास्टिक के डिब्बे में बंद टेप का एक टुकड़ा आपके जीवन को नहीं बचा रहा है, बल्कि आपकी उसके प्रति सकारात्मक सोच ही इसकी वजह है। मैं आपको बहुत सी बातें बता सकती हूँ, लेकिन उन बातों के प्रति आपका नज़रिया क्या है, ये मायने रखता है। मेरी सलाह पर आप किसी टेप को बार बार महीने भर या अधिक समय तक सुनते हैं ताकि ये विचार आपकी नई आदत बन जाए। मैं आपकी रक्षक या संकट मोचक नहीं हूँ। वह एकमात्र व्यक्ति जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, वह कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। अब आप कैसे संदेश सुनना चाहते हैं? मैं जानती हूँ और मैं बार बार कहती हूँ कि सबसे अहम कार्य जो आप कर सकते हैं वह है स्वयं से प्रेम करना, क्योंकि जब आप स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप स्वयं को या किसी और को चोट नहीं पहुँचाते। दुनिया में शांति लाने का ये एक अच्छा नुस्खा है। यदि मैं स्वयं को दुखी न करूं और आपको दुखी न करूं तो युद्ध क्यों होने चला? हम में से जितने ज़्यादा लोग इस स्तर तक अपनी सोच ले जा सकते हैं, यह दुनिया उतनी ही खूबसूरत हो जाएगी। आइए स्वयं से और दूसरों लोगों से बोले जाने वाले शब्दों को सुनकर होने वाले प्रभाव के प्रति हम सचेत रहना सीखें। फिर हम ऐसे परिवर्तन करने लग जाएंगे जिससे हम स्वयं के साथ साथ दुनिया को भी संकट मुक्त कर देंगे। तो दोस्तों, महान विचारक और लेखिका लुइस एल हे द्वारा लिखित द पावर इज़ विद इन यू इस किताब का हिंदी अनुवाद जीत का जश्न, इस किताब का भाग 1 अध्याय 3 यहाँ पर पूर्ण होता है। इस बेहतरीन किताब के अगले अध्याय में हम ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।